सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करते हुए अपनी आलमी पोजीशन मुस्तहकम बना रहा है। आलमी रेटिंग्स पाकिस्तान की जो आलमी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की रेटिंग्स को बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान की बेसिक ग्रोथ के लिए सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज और कर्ज की सूरत में इन्वेस्टमेंट ही इस वक्त काफ़ी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वैल्यू एडेड सर्विसेज से अब बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी तजुर्बों से यह बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क में खुशहाली लाने के लिए एक्सपर्टीज़ और स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत होती है। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना पड़ता है। वियतनाम ने अपने इकोनॉमिक पार्क्स में ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और ऐसे स्किल्ड लेबर तैयार की जो मुल्क की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए जरूरी थे। और 20 साल में वियतनाम ने इस टेक्सटाइल में और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया। फिर बांग्लादेश ने खवातीन को इंडस्ट्रीज में प्रॉपर इस्तेमाल किया, जिससे लाखों अफराद को मलबूसात और IT सेक्टर के लिए ट्रेनिंग दी गई और एक्सपोर्ट्स को $40 बिलियन से वो जायद पर ले गए। मलेशिया को हम देखें तो उन्होंने इकोनॉमिक प्लान पर अमल दरामद करते हुए स्किल्स पर काम किया, इंडस्ट्रियल तरजीहात को बेहतर बनाया और इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता उन्होंने हमवार किया। कई और ऐसे ममालिक हैं, कई और ऐसी मिसालें हैं। रवांडा में होने वाली तब्दीली ये जाहिर करती है कि गवर्नेंस और हुकूमती तवज्जो से IT, टूरिज्म और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को कौमी ताकत में बदला जा सकता है। अब पाकिस्तान में जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उसकी बहुत कमी हमें दिखाई देती है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर्स, डेयरी माहिरीन, लॉजिस्टिक्स, सुपरवाइजर्स, नर्सेज और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल तरबियत के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हमें अशद ज़रूरत दिखाई देती है। यहाँ तक कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर लें तो अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन मसाइल को हल करने और तालीम की हमें बहुत कमी नज़र आती है। पाकिस्तान के इकनॉमिक साइकिल में ख़वातीन की शिरकत भी सिर्फ 22% हमें नज़र आती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर हम एजुकेशन सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर हमें पुराने कोर्सेज की वजह से ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करने में कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं और नाकामी होती है जो इंडस्ट्रीज़ और मार्केट के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। यानी पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्स डेवलपमेंट बोर्ड इस वक्त कायम करना चाहिए, जिसमें सूबे और इंडस्ट्रीज बराबर के शराकतदार हों और बोर्ड के मैंडेट में तरबियत को एक्सपोर्ट्स डिमांड के साथ मिलाया जाए, ताकि जो मौजूदा और मुमकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्सपर्टीज़ की मुंतकली को भी यकीनी बनाया जा सके। जो मुल्क जिस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है वहाँ से उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके और उसको सीखा जा सके। अब ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी जो हमारे इकोनॉमिक प्लान्स हैं उसमें हमें कैसे कामयाब कर सकती हैं और हमारी इकोनॉमी को इससे कैसे बूस्टअप मिल। हम बात करेंगे आबिद सुलैरी साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो इस वक्त स्किल सेट है पाकिस्तान का, वो चाहे टेक्नोलॉजी साइड पर हो, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पर हो या बिजनेस डेवलपमेंट पर हो, वो आपको इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है जो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक हो, या अभी हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो इकोनॉमी के बेसिक्स हैं वो भी स्ट्रांग हो सकें? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पाकिस्तान जो है वो एक अग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विसेज इकोनॉमी में वो जो है वो इवॉल्व तो कर गया। आप देखेंगे कि एक ज़माने में हम पढ़ा करते थे कि ज़राअत इस मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और फिर हमने देखा कि ज़राअत का जो शेयर है GDP में वो सिर्फ 20-24% रह गया और GDP जो है वो 50% से ज़्यादा लेगी, लेकिन हम उसके मुताबिक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इवॉल्व नहीं कर सके। और जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें या हाई स्किल चाहिए होती है या हाई एजुकेशन चाहिए होती है, और बदकिस्मती से इन दोनों में हमको बहुत ज़्यादा खतरनाक कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और इस वक्त जब हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट की, या जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ की, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ एक स्किल अपग्रेडेशन का कोई इंस्टीट्यूट हो या उस पर एक प्लान हो, बल्कि स्किल्स जो है वो भी अब वो बेसिक नहीं रही जो कि किसी ज़माने में जो ट्रेडिशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट सिखाते थे, जो कि ख़वातीन को कशीदाकारी और सिलाई कढ़ाई या जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयर और ट्रैक्टर रिपेयर की स्किल्स, इस वक्त आपको डिजिटलाइजेशन जो है उसके बारे में स्किल सिखाना होंगी। ड्रोन को कैसे चलाना है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होती है, रोबोट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, जो मशीन लर्निंग है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। पूरा मिडल ईस्ट जिस रेवोल्यूशन में जा रहा है उसमें इस वक्त मैनुअल लेबर की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसमें वही लोग काम कर पाएंगे जिनको के बेसिक IT स्किल्स जो है वो आती होंगी और बेसिक
मशीन लर्निंग और डिजिटल स्किल्स जिनके पास होंगी, तो हमें यकीनी तौर पे इस वक्त जिन चीज़ों की तरफ फोकस करना है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल है, डिजिटलाइजेशन, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और आबिद साहब, ये जो स्किल का गैप है, ये जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं, उसमें चाहे टेक्नोलॉजी हो या कोई टेक्निकल एजुकेशन हो या एकेडमिक एजुकेशन हो, ये गैप आपको इस वक्त बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है इन स्टैंडर्ड्स में, या इस वक्त हम गैप को फिलअप करने में, थोड़ा कवर करने में कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को अगर आप देखें, यूके को देखें, तो वहाँ का हेल्थ सेक्टर कौन चला रहा है? वो डेवलपिंग कंट्रीज और मेनली पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे चला रहे हैं, पाकिस्तानी पैरामेडिकल स्टाफ है। अगर आप कनाडा या अमेरिका को देखते हैं, कनाडा में ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं वो एक्सपर्ट्स के हाथ में है, पाकिस्तानियों का उसमें मेजर रोल है। इवन यूएसए में भी H-1 वीज़ा पे उसकी फीस बढ़ने से पहले तक अगर आप देख लें, तो पाकिस्तानी जो है वो अपने जीडीपी के हिसाब से एक रीजनेबल शेयर वहां पे लिए बैठे थे। तो मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जो पढ़ा लिखा और हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वो बैरूनी दुनिया में जाके, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में जाके वो अपना पोटेंशियल वहां पे उजागर कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि हम उनको यहाँ पे नहीं रोक पाते, या उनको हम यहाँ पे उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते? गैप है, लेकिन वो गैप हमारे ही लोग वहां पे जाके वहाँ पे लैडर्स पे क्लाइम कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर टैलेंट सिर्फ इस वजह से जा रहा हो कि पाकिस्तान कदर नहीं, तो वो भी गलत है। हमें पाकिस्तान में ऐसे मौके फराहम करने चाहिए कि वही मेरा आईटी का या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि सिलिकॉन वैली में जाके अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, वो पाकिस्तान में अंजाम दे रहा हो, वही खिदमत अंजाम दे रहा हो और पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहा हो। तो हमें थोड़ा सा इस साइड पे ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनको पाकिस्तान में उनकी खिदमत को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आबिद साहब, ये इस पोटेंशियल को अगर हम थोड़ा कनेक्ट करें अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, तो हमारी इकोनॉमी के बेसिक्स इससे कितने मजबूत हो सकते हैं? ये प्रोफेशनल्स अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए काम करें तो उससे क्या तब्दीलियां आ सकती हैं और कितनी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा सकती है? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं तो वहां पे तो अब एसपीएस, स्पेशल प्रोफेशनल स्केल्स और मैनेजमेंट पे स्केल्स वगैरह जो हैं वो तो इंट्रोड्यूस हो गए। इवन अब तो फेडरल सेक्रेटरीज जो है वो भी बाहर से लाने की बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएं। हमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ देखनी होगी और ये देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर कैसे इन लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है। नए स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ पे कैसे प्रमोट किए जा सकते हैं, और जो बॉटलनेक्स हैं नए स्टार्टअप्स के लिए, या जो बॉटलनेक्स हैं इस वक्त जो फिफ्थ इंडस्ट्रियल डिजिटल रेवोल्यूशन और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, उसमें कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं रेगुलेटरी साइड पे या इंस्टीट्यूशन साइड पे जिनको हम ओवरकम करें ताकि उनको यूटिलाइज किया जा सके प्रॉपरली। सही। तो अब ये ज़ाहिर पाकिस्तान में ये स्किल सेट हम देख रहे हैं, जिस तरह दुनिया में टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान में भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है। चाइना भेजे जा रहे हैं यहाँ से डेलीगेशन, जो वहाँ से एग्रीकल्चर में भी और टेक्नोलॉजी भी सीख कर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन एक है हौसला अफजा, ये जो बैरूनी दुनिया की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर आकर जब अडॉप्ट करेंगे तो हमारे भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमें एक बेहतरी होती नजर आएगी। जी, यकीनन आनी चाहिए। और बल्कि आप देखिए कि हमारे यंगस्टर जो है माशाल्लाह, जिनको फ्रीलांसर्स कहते हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने के अपनी मदद आपके तहत अपनी स्किल सेट्स जो हैं वो हासिल किए और इस वक्त वो पाकिस्तान की मईशत में एक नुमाया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इस पे अगर आप वो बच्चे ले लेते हैं जो कि अब चाइना में या दूसरे बैरून ममालिक में जाके स्कॉलरशिप्स पे अपनी सलाहियतें बढ़ा रहे हैं, जब वो पाकिस्तान में वापस आते हैं तो यकीनी तौर पे अपने साथ ना सिर्फ वो एक्सपोजर बल्कि जो एक जदीद टेक्नोलॉजी और उसकी जो नो और जो नॉलेज लेके आते हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत कारआमद होगी, बशर्ते ये कि उस टैलेंट को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। और उसके लिए हमें यंगस्टर्स को मौके फराहम करने होंगे। एक ओल्ड माइंड सेट जो है कि शायद जितने आपके बाल ग्रे होते हैं आप उतने ही ज्यादा तजर्बाकार बनते हैं और जो यूथ है उनको कुछ नहीं आता। हमें उस माइंडसेट से बाहर आना होगा और यंगस्टर्स पे भरोसा करना होगा, क्योंकि फ्यूचर बिलोंग्स टू देम।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुना। ब्रेक के बाद अब ट्रेड मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए हैं, उनसे कितनी मदद मिल सकती है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान की नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक जामे हिकमत अमली मुतारिफ कराई है, जिसका मकसद मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग प्रोडक्ट सेक्टर का इकोनॉमी की तरक्की में किरदार बढ़ाना है। नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक MMP एक्सपोर्ट्स को 2030 तक $4.2 बिलियन से बढ़ाकर $8 बिलियन तक ले जाने का प्लान है और 2035 में $20 बिलियन तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। एक्सपोर्ट्स में इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा 56% से भी जायद है और MMP सेक्टर की शराकत इसमें सिर्फ 13% है। एक्सपोर्ट बास्केट के अदम तवाज़ुन ने मुल्क को आलमी मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया है और लॉन्ग टर्म मुसाबकत को कमजोर किया है। नए इकोनॉमिक रोड मैप में 5 तरजीही इंडस्ट्रीज यानी फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, मार्बल एंड ग्रेनाइट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की निशानदेही की गई है। इन सेक्टर्स को पाकिस्तान की कंपैरेटिव एडवांटेज के तौर पर देखा जा रहा है। इकोनॉमिक प्लान के तहत सर्टिफिकेशन और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने, नेशनल फार्मा विजन 2030 के कयाम और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी के कयाम की तजवीज़ दी गई है ताकि अगले 5 सालों में फार्मा एक्सपोर्ट्स को $3 बिलियन से भी आगे पहुंचाया जा सके। टैरिफ रिफॉर्म्स, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मराती पैकेज की जरूरत पर जोर दिया गया है। इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में रेंट सीकिंग प्रैक्टिसेस के खात्मे, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी और टैक्स रिफंड में ताखीर के मसले को हल करने पर भी जोर दिया गया है। इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट जरूरी होगी। नई इकोनॉमिक पॉलिसी वियतनाम, साउथ कोरिया और तुर्किया के कामयाब एक्सपोर्ट मॉडल से मुतासिर होकर तैयार की गई है, जहां नॉन टेक्सटाइल सेक्टर्स को तवील मुद्दती पॉलिसी सपोर्ट मिलेगी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश होगी और वैल्यू एडिशन के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में नुमाया मुकाम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और ओवर प्रोटेक्शनिज्म के बाइस लो प्रोडक्टिविटी और महदूद इनोवेशन का शिकार रहा है। नई स्ट्रेटजी से पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट $35 बिलियन से ऊपर कर सकता है और इकोनॉमी को एक इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल की सिमत में ले जा सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स न सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बल्कि इकोनॉमी में रेजिलियंस पैदा करने, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बेहतर हिस्सा शामिल करने और पाकिस्तान को आलमी इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इस वक्त बहुत जरूरी। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस स्ट्रेटजी को कामयाबी से कैसे चलाया जा सकता है और ये 5 सेक्टर्स की निशानदेही की गई है, इनमें कितना इस वक्त स्कोप या स्पेस मौजूद है कि ये इनकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, इस पर हम बात करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA मेंबर हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्लान्स तो इससे पहले भी बहुत आए, इस साल के आगाज में उड़ान पाकिस्तान का ऐलान हुआ लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं सामने आए। अब ट्रेड मिनिस्ट्री चाहती है पाकिस्तान की नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये जहांगीर साहब, ये आपने करना था, पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर रिलायंस अपना बढ़ाते रहे, फिर वो वक्त आया कि कॉटन की प्रोडक्शन हमारी आधी रह गई और आधी से भी बल्कि कम हो गई। 13 मिलियन बेल्स होती थी, अब ये जाके 5 मिलियन बेल पर आ गए और कंपटीशन बढ़ता गया, पावर की कीमतें बढ़ती गई तो हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी गैर मुकाबलाती होते गए। उस वक्त पर हमारे पास सिर्फ जो चांस ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है कि नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के सेक्टर को आप फोकस करें। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जिसमें उन्होंने 5-6 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं। एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो हमारी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड्स हम यहाँ बना रहे हैं। दूसरे मार्बल एंड ग्रेनाइट जो कुदरती तौर पे हमें यहाँ पे हासिल है, उसकी फिनिशिंग और प्रॉपर प्रोसेसिंग करके हम दुनिया में इस ग्रेनाइट से फॉरेन एक्सचेंज बड़ा कमा सकते हैं। फिर आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही आने वाले वक्त का तकाजा, उसके अलावा आप नहीं जीत पाएंगे, उसको आपने प्रमोट भी करना है, अपनाना भी है। और माइनिंग सेक्टर पे पूरी दुनिया की तवज्जो हो गई है कि चीन से किसी तरह से रिलायंस हमारा कम हो और चाइना के अलावा भी कुछ मुल्क ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो मिनरल्स
उनको दे सकें, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स तो हैं ही 15, जिसमें 12 पाकिस्तान में मिलते हैं। उसके अलावा रिकोडेक्ट में अब अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब का भी डेलीगेशन आने वाला है, उसमें वो हुकूमती शेयर लेना चाहते हैं। रिकोडेक्ट गोल्ड और कॉपर का है जो रिजर्व्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सेक्टर्स मिनरल के बाद सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स गुड्स हैं और आखिर में इंजीनियरिंग गुड्स हैं। देखिए ये वो सेक्टर हैं जिसका बहुत पोटेंशियल है और हम उसको एक्सपोर्ट बास्केट में डाल के उसका एक सही फायदा उठा सकते हैं। लेकिन समहाउ हमारा रिलायंस जो है वो टेक्सटाइल पर आया है। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये 4.2 जो है नॉन टेक्सटाइल अपना प्रोडक्ट्स, उसको हम बढ़ा के 2035 तक 20 अरब तक लेके जाएंगे। एम्बिशियस टारगेट बिल्कुल है, लेकिन इनमें हर प्रोडक्ट में बड़ा पोटेंशियल है। मिनरल्स आने वाले वक्त का खेल है। फार्मास्यूटिकल कांट गो रॉन्ग। आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टाइम टू कम, इज ए फ्यूचर। तो हमने भी यही कहा कि देखें, जापान को देखें, कोरिया को देखें, वियतनाम को देखें, ये पहले टेक्सटाइल से आए थे। जापान टेक्सटाइल में बहुत आगे था, लेकिन फिर वो जब कंपटीशन बढ़ा तो फेज आउट होता गया और टेक्सटाइल के बजाय फिर वो हाईटेक में चला गया, मोटर व्हीकल्स में चला गया। दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जापान में है, टोयोटा की, निसान की, डॉटसन की, ये तमाम। तो वो भी टेक्सटाइल से निकला है ग्रेजुएट करके। आपको भी टेक्सटाइल से निकलना है, फेज आउट करना है, लेकिन उस वक्त जब आपने उसके मुतबादल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में जगह दे दी गई हो। अब इसमें आपको जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारे पास इसकी स्किल्स, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये तमाम चीजों की प्रोसेसिंग और फिनिशिंग इंडस्ट्री चाहिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ग्रेनाइट के लिए आपको रोड नेटवर्क चाहिए, माइनिंग के लिए आपको रोड नेटवर्क चाहिए, माइनिंग के लिए आपको प्रोसेसिंग और फिनिशिंग चाहिए। मार्बल हमारा चला जाता है और इटली में जो वो फिनिश होता है और जो ग्रेनाइट निकलता है, तो इटालियन के लिए हम फिर दोबारा खरीद के पाकिस्तान मंगाते हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक ले रहे होते हैं। सर्जिकल गुड्स, आपको सुन के ताजुब होगा कि सर्जिकल गुड जो है वो अरबाब जहांगीर साहब बेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान की और चीपेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान की वो जाती हैं बाहर और जर्मनी में उनमें ठप्पा लगता है, मेड इन जर्मनी। अच्छा। और फिर वो यूरोप और अमेरिका में सप्लाई कर दी जाती। इट्स सैड। अगर आप उसकी अच्छी पैकेजिंग करें, आप उसकी अच्छी ब्रांडिंग करें, आप उस इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करें जो बाहर हमारे ही मोर लग के मेड इन जर्मनी जा रहे हैं, तो आप 10, 12, 20 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन पे हुकूमत ने अब तवज्जो दी है और इसमें हमारी कई मीटिंगें हुई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कॉटन की फसल पिटती है तो टेक्सटाइल पिट जाता है, कॉटन की फसल बम्पर होती है तो टेक्सटाइल बेहतर हो जाता है। सही। ये सट्टा है, ये स्पेकुलेशन है। इस तरह से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, हमने देखा कि जिस तरह अभी रिलायंस जो टेक्सटाइल सेक्टर पर था उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब हमारे सामने आ रहे हैं। इस वक्त एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचता है, कॉटन को, टेक्सटाइल पर उसके असरात होते हैं। तो अब अगर हम माइनिंग सेक्टर पर बहुत ज़्यादा रिलायंस करने जा रहे हैं या फार्मास्यूटिकल पर बहुत ज़्यादा रिलायंस करने जा रहे हैं, तो ये माइनिंग के लिए हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बड़े ममालिक की ज़रूरत है, वो आएँ या इन्वेस्ट करें। हमारे पास वो मशीनरी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का मौजूद नहीं है। तो ये इसके लिए तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, फिर हमें रिलायंस करना पड़ेगा दूसरों पर ही। देखिए, एक बात मैं आपको जरा सा अरबाब जहांगीर साहब बतला दूं कि वो वाहिद सेक्टर है माइनिंग का, मिनरल्स, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले तैयार हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने को तैयार है, प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग इंडस्ट्री भी लगाने को तैयार है। अमेरिका में अभी जो हमारी मीटिंग हुई है, जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, उस पर टॉप पे है मिनरल्स का। और ये इसमें लिथियम मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स तो हैं ही रेयर अर्थ,
लेकिन उनके साथ साथ गोल्ड, कॉपर, जो रिकोडेक है उसमें भी उनकी इंटरेस्ट है और वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। उनको पता है कि उनसे हाथ सिर्फ इसलिए मिलाया जा रहा है और रिकोडेक में हम हुकूमती शेयर बेचने को तैयार हैं, जो 25% उसमें 10%, 15%, कि हमारे पास फंड्स नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग की। तो दोनों चीजें उनसे हम ले रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, चाइना से मिनरल्स ले रहे हैं। लेकिन अब ये जो ग्लोबल ट्रेड मॉडल बना है उसमें अब वो रिस्क नहीं ले सकते एक कंट्री से 70% इंपोर्ट करने का मिनरल। सही। वो चाहते हैं 10 कंट्री से 70% अपना इंपोर्ट करें ताकि रिलायंस हमारा एक मुल्क पे ना हो। ये सब बातें से हमें फायदा उठाना चाहिए। अभी जो सऊदी डेलीगेशन आ रहा है आजकल इस्लामाबाद में, हर मिनिस्ट्री उसके लिए काम कर रही है, हम भी आज पूरे दिन उसमें एंगेज थे यहाँ इस्लामाबाद में। वो $5 बिलियन के उनको हदफ दे के भेजा जा रहा है कि जी आपने सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, चाहे उसमें अपना रिफाइनरी है, चाहे उसमें रिकोडेक के शेयर हैं, चाहे मिनरल। अमेरिका के बाद जो दूसरा बड़ा मुल्क है जो मिनरल्स में कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर दुनिया में कर रहा है, वो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी मिनरल होल्डिंग कंपनी जो है पूरे दुनिया में सर्वे करके मालूम कर रही है कि कहाँ मिनरल्स हैं और उनसे वो कोलैबोरेशन करके उनको एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग करने के लिए उसकी तरजीहात में है, टॉप पर है। तो यह मैं और आप जिस वक्त जो बात कर रहे हैं इस वक्त यही चीज सोची भी जा रही है इन्वेस्टर से। अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, बिजली गैस की कीमतें मुकाबलती हो, तो आप देखेंगे कि मिनरल सेक्टर्स कहां से कहां जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि मिनरल्स तो हैं, वेरीफाइड रिजर्व्स हैं रिकोडेक के और सिंडैक को आप कितने सालों से चाइना को दे रहे हैं और वो यहाँ से मिट्टी में उसको ले जाता है, लेकिन वो यहाँ प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, वो अपने चाइना में जाके उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कर रहा है और फिर वहां से वो कॉपर को निकाल के दुनिया में भेज रहा है। ठीक है। तो आपको अपने मुल्क में किसी स्टेज पर तो ये इंडस्ट्री डेवलप करनी है क्योंकि रॉ मटेरियल आपके यहाँ है और आपका है। सही। तो ये बात मेरे लिए बड़ी वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें यही हमने कहा कि जी आप किसी टर्म्स पे भी बात कर लें, अगर हमारे मुल्क में वो एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, माइनिंग मिनरल्स निकाल के हमारे मुल्क में प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग कर रहे हैं और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दे शेयर आए अपना इन्वेस्टमेंट करें और जमीन से देखें ना, काला सोना थर कोल से इन्होंने 50 साल नहीं निकाला था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर थर कोल अथॉरिटी बनाया और उन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर्स करे। उसके बाद आपने देखा एंग्रो के साथ आज थर कोल हमारा यूज हो रहा है बिजली के प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल सही। उसके बारे में कहते थे कि जी हमारे यहाँ मॉइस्चर ज्यादा है और सल्फर ज्यादा है। आज आपको ये बताते मुझे खुशी कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें एक्सेसिव मॉइस्चर भी कंटेन हो जाता है और एक्सेसिव सल्फर भी उसमें फिल्टर हो जाती है। ठीक और वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है मिर्जा साहब। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में हमारे लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की आईटी इकोनॉमी से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अब पहली बार कुवैती मार्केट में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है, जो गल्फ ममालिक में अब पाकिस्तान की डिजिटल एक्सपोर्ट्स के लिए ज़ाहिर एक बड़ा बेहतरीन इकदाम समझा जा रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की क़यादत में 17 पाकिस्तानी IT कंपनीज ने
इस इवेंट में शिरकत की है और पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस 2025 में उन्होंने भरपूर तरीके से एंट्री दी है, जो पाकिस्तानी सिफारतखाने और डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से कुवैत में हुई है। अब ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी कंपनीज को कुवैत की 22.8 मिलियन डॉलर की आईटीसी मार्केट तक डायरेक्ट रसाई मिली है, जो 2025 तक 39 मिलियन डॉलर से भी जायद पहुंचने की तवक्को की जा रही है। कुवैत ने पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी की है, जिसके बाद पाकिस्तानी कंपनीज ने गल्फ मार्केट में मौजूदगी बढ़ाने के इकदाम भी तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जो इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी है और तख्लीकी सलाहियतें, इनको उजागर करने में बड़ी बेहतरीन और मौमन साबित हो सकती है। ये पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के शोबे में लॉन्ग टर्म ताउन की शुरुआत है। कॉन्फ्रेंस में शामिल कंपनीज ने एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ टेक, एग्री टेक और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के जदीद हल भी पेश किए हैं। कुवैत के विजन 2035 के तहत होने वाली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तानी कंपनीज के लिए बेपनाह मौके पैदा कर रही है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की आईटी कंपनीज ने पहले सऊदी अरब और यूएई में अपनी जगह बनाई और अब कुवैत भी एक नई मार्केट के तौर पर सामने आ रहा है। कॉन्फ्रेंस में शरीक कुवैत के सरकारी ओहदेदारान ने पाकिस्तान की डिजिटल महारत को सराहा है। कुवैत के पाकिस्तान के साथ तिजारत का जो तकरीबन $2 बिलियन एनुअल है, अब इसमें ज़्यादातर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $200 मिलियन के करीब हैं। अब देखना यह है कि आईटी माहिरीन और डिजिटल सर्विसेज की शमूलियत से ये फासला कितना कम हो सकता है और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं सर्विसेज की, वो कितनी बढ़ सकती हैं। और पाकिस्तान की आईटी जो मार्केट है उसमें अब ये चूंकि एक नई एंट्री हुई है कुवैत की, तो ये मार्केट कितना चेंज ला सकती है, कितना चेंज गल्फ कंट्रीज पैदा कर सकते हैं। उमर साहब मजीद गुफ्तगू करेंगे, जो सीनियर वाइस चेयरमैन है पाशा के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी एक हफ्ते पहले आपने आईटीसीएन एग्जीबिशन यहाँ पर कराई जो बड़ी ज़बरदस्त थी, उसमें बड़े एमओयू साइन हुए और अब हम देख रहे हैं कुवैत में गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान अपनी आईटी की एंट्री कर रहा है, आईटी सेक्टर को लेकर जा रहा है। तो ये कितनी हौसला अफजा खबर है ओवरऑल टेक सेक्टर के लिए? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। और आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इस वक्त स्टेप है पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री का, जिसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने लीड ली है और आईटी इंडस्ट्री ने शाना बशाना उनके इस मार्केट के अंदर एंट्री ली है। और ये आपको पता है जैसे कुवैत में 15-16 साल से वीजा के इश्यूज थे पाकिस्तानियों के लिए, जो अब बड़े हल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तानी जो आईटी इंडस्ट्री है वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से SIFC की जब से क़यादत आई है, तब से हम लोग नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त करंट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का अराउंड 60% आईटी का वो यूएस मार्केट में होता है। तो हमारी जो अब हमने डिफरेंट मार्केट्स, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करना शुरू की है, उसमें पहले हम सऊदी अरेबिया के अंदर गए, फिर हम कतर में गए, नाउ कुवैत के अंदर हमारी जो एंट्री है, आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त इवेंट रहा है। 17 कंपनीज यहाँ पे मौजूद थी, गवर्नमेंट के तमाम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद थे, आईटी की जो है काफी डिस्कशंस हुए हैं। और हमने जो सबसे अच्छी चीज देखी कि जो कुवैत की वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी आई हुई थी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो ऑलरेडी पाकिस्तान की आईटी की जो कैपेबिलिटीज है उनसे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ थे। सही। तो उमर साहब, ये जो गल्फ मार्केट, गल्फ कंट्रीज में अब हम आहिस्ता आहिस्ता एंट्री दे रहे हैं, ज़ाहिर है इनिशियल बहुत छोटे फिगर्स होंगे, मिलियन डॉलर्स में होंगे और हमें इनको बढ़ाने के लिए बड़ी इस वक्त मेहनत भी करनी होगी। इन मार्केट्स में कितना स्पेस इस वक्त मौजूद है? जो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स अभी $4 और $5 बिलियन के अराउंड हैं, ये हम इनको कितना बूस्ट अप कर सकते हैं इन मार्केट्स के थ्रू? आई थिंक हमारी जो इसके अंदर स्पेस मौजूद है वो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी हमारी प्रेजेंस बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। तो जो अगले 3-4 साल में हम देख रहे हैं, वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ये जो मिडल ईस्टर्न मार्केट्स हैं, इन्होंने अभी चंद सालों के अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की उन्होंने नए विजन दिए हैं अपने। जैसे सऊदी का विजन 2030 है, वैसे कुवैत का विजन 2035 है। तो इन विजन के साथ अगर हम अपने आप को अलाइन कर लें, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है टेक की, उसके साथ अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी इंडस्ट्री को अलाइन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ होगी हमारी वो बड़ी एक्सपोनेंशियल होगी। और अगले 3-4 साल के अंदर हम बड़े तेजी से अगर अग्रेसिवली इसी तरीके से जाते रहे, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करते रहे एज टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ी अच्छी अपनी फिगर्स को यहाँ अचीव कर सकते हैं बहुत जल्दी। सही। अच्छा, अभी गल्फ कंट्रीज में कुछ हमें कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कुछ सर्विसेज, कुछ क्लाइंट्स हमें मिल रहे हैं, यानी हमारे जो इंटरनेशनल या फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनकी तादाद में अब इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता इन मार्केट में एंट्री के बाद? जी बिल्कुल, मैं बड़ा आसान सा पैरामीटर बताता हूँ कि पिछले 1.5 साल के अंदर सऊदी अरब के अंदर जब से हमने एंट्री ली विद SIFC, हमने एक IT का सेमिनार कराया 2023 के आखिर में, 24 के अंदर। तो उस वक्त से अभी तक हमारी कोई तकरीबन
100 कंपनी सऊदी अरब में रजिस्टर हो चुकी है, उन्होंने अपने ऑफिस खोल लिए हैं। तो ये तभी होता है जब कंपनीज को वहाँ बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। तो वाकई आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा पैरामीटर है गेज करने का कि हमें मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी तेजी से मार्केट एक्सेस भी मिल रहा है और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कुछ जगहों पे मिल रहा है डिफरेंट एफर्ट्स की वजह से। आपने अभी जो देखा, और बहुत सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब को फॉलो करती हैं। तो आई थिंक ये जो हमारा इस वक्त जो पैक्ट हुआ है विद सऊदी अरेबिया, और इसके अंदर मैं फुल क्रेडिट दूंगा अपनी लीडरशिप को, फील्ड मार्शल साहब को, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जिस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया, ये पाकिस्तानियों की जो स्पेशली जब पाकिस्तानियों की परसेप्शन अच्छी होती है दुनिया में, तो उसके अंदर तमाम इंडस्ट्रीज बशमूल आईटी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स आईटी इंडस्ट्री खुद भी इसके अंदर कोशिश कर रही है, काविशों में, डिफरेंट इवेंट्स में जा रही है। अभी नेक्स्ट वीक में जाइटेक्स हो रहा है, जो दुबई का बहुत बड़ा इवेंट है, बल्कि रीजन का बहुत बड़ा इवेंट है। उसके अंदर तकरीबन 1000 डेलीगेट्स पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं टू दिस एग्जीबिशन। तो आई थिंक ये आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कि हर एवरी पासिंग मंथ के तहत पाकिस्तानी पेनिट्रेशन इन दीज मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है, और बड़े विगर के साथ हम वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, ये कंपटीशन अभी कितना है इन मार्केट्स में, जो चूंकि ज़ाहिर है ये अभी छोटी मार्केट्स हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस या यूके, और पाकिस्तान चूंकि एक एमर्जिंग कंट्री है टेक सेक्टर में, तो अब पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कितना स्पेस है, कंपटीशन कितना है, चूंकि पहले से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद होंगे इस टेक सेक्टर के? अच्छा, मिडल ईस्टर्न मार्केट्स जिसमें स्पेशली सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इनके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि कंपटीशन है, लेकिन इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये खुद मार्केट्स अभी रिसेंटली ओपन अप हुई हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमारे पास जरूर है। लेकिन इसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा इन मुल्कों में बैठी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर इस डायस्पोरा को इंगेज करे और उनके तहत अपनी मार्केट एक्सेस को तेजी से इन कंट्रीज के अंदर पेनिट्रेशन ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि हमें अपनी डायस्पोरा को एंगेज करना है। अमूमन हम काम जब करते हैं तो साइलोज में करते हैं, तो इस वक्त कोलैबोरेशन का दौर है, और सबसे अच्छी कोलैबोरेशन आपके अपने लोगों से जो बाहर बैठे हुए हैं दुनिया में, डिफरेंट ममालिक में, और वो सपोर्ट करने के लिए रेडी है पाकिस्तान को। तो आई थिंक सबसे पहले हमें उनके साथ, और हमने यहाँ पे भी यही किया, जब हम कुवैत गए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कुवैत में थी वो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, इवेंट के अंदर भी सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट मॉडल कि हम दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर जा रहे हो, टारगेट कर रहे हो अपनी मार्केट एक्सेस के लिए, तो वहां पे सबसे पहले अपनी डायस्पोरा को एंगेज किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर निज़ाम साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा, हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।